चाणक्य और चंद्रगुप्त की 19वीं एपिसोड। तक्षशिला के छात्रावास में चंद्रगुप्त ने जब अपने कक्ष का द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया तो सामने राजकुमार पब्बत को बैठा देख वो चौंक गया। पब्बत की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। चंद्रगुप्त को वहां देख पब्बत कर्कश स्वर में बोला, आओ सम्राट चंद्रगुप्त, आओ। बहुत देर से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज हम यह फैसला करके रहेंगे कि हम दोनों में सम्राट बनने के लिए कौन ज्यादा योग्य है। चंद्रगुप्त हैरानी से पब्बत को देख रहा था, जिसके नथुने क्रोध के कारण फूल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भूखा भेड़िया बड़ी देर से अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। चंद्रगुप्त को पब्बत का इस तरह उस पर क्रोध करना ठीक नहीं लगा। इससे पहले कि वो पब्बत से कुछ पूछ पाता या उसे समझा पाता, पब्बत अपने स्थान से उठा और घात लगाए जानवर की तरह उस पर टूट पड़ा। अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से चंद्रगुप्त संभल नहीं पाया और लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही पब्बत फुर्ती से उसके ऊपर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार वार किया। चंद्रगुप्त के मुंह से एक आह निकल गई। पब्बत उसे उकसाते हुए बोला, क्या हुआ सम्राट, दर्द हो रहा है? मुझे भी हो रहा है। यहां अपने हृदय की ओर इशारा करते हुए पब्बत बोला, जब से पता चला है कि आचार्य चाणक्य तुम्हें सम्राट बनाना चाहते हैं, अब मुझसे युद्ध करो, नहीं तो जाकर कह दो आचार्य से कि तुम सम्राट बनने योग्य नहीं हो। पब्बत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो चंद्रगुप्त उसका जन्म जन्मांतर का दुश्मन हो। इस बीच वहां हो रहे शोर को सुनकर छात्रावास के सभी छात्र वहां एकत्रित हो गए। पब्बत को चंद्रगुप्त पर यूं पागलों की तरह वार करता देख सारे छात्र हैरान थे, जबकि वीरसेन और उसके मित्रों को इस लड़ाई को देखने में सबसे ज्यादा आनंद आ रहा था। चंद्रगुप्त समझ चुका था कि पब्बत के सिर पर खून सवार है, इसलिए अब उसे उसके वारों का जवाब देना ही होगा। पब्बत के अगले वार को चंद्रगुप्त ने एक हाथ से हवा में ही रोक लिया और दूसरे हाथ से उसकी छाती पे इतना तेज प्रहार किया कि वो छटक कर दीवार से जा टकरा। लेकिन पब्बत ने हिम्मत नहीं हारी और वो दुगनी शक्ति से चंद्रगुप्त पे वार करने के लिए आगे बढ़ा। चंद्रगुप्त के मन में पब्बत के लिए आदर और सम्मान समाप्त हो चुका था और दोनों एक योद्धा की तरह आमने सामने थे। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। चंद्रगुप्त पब्बत पर भारी पड़ने लगा था। अगले ही पल पब्बत की गर्दन चंद्रगुप्त के हाथों में थी और इससे पहले कि वो उसकी गर्दन पर अपना अगला वार करता, किसी ने चंद्रगुप्त के हाथों पे छड़ी से तेज प्रहार किया। चंद्रगुप्त की पकड़ ढीली हो गई। मौका पाकर पब्बत ने खुद को उसकी पकड़ से आजाद करा लिया और उस पर पलटवार करने के लिए झपटा, लेकिन तभी छड़ी का अगला वार उसके हाथों पे हुआ। दोनों ने छड़ी मारने वाले की तरफ देखा तो सामने आचार्य श्वेतांक खड़े थे। उन्हें देखते ही दोनों ने लड़ना बंद कर दिया और अपना सर झुका आचार्य के सामने खड़े हो गए। आचार्य श्वेतांक उन दोनों को डांटते हुए ऊंचे स्वर में बोले, क्या तुम दोनों ये भूल चुके हो कि इस वक्त तुम दोनों तक्षशिला के छात्रावास में हो? यदि तुम दोनों को युद्ध करने की इतनी इच्छा है तो जाओ, जाकर छात्रावास के बाहर लड़ो। यहां का वातावरण खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों बिना कुछ बोले सर झुकाए उनकी डांट सुन रहे थे। आचार्य श्वेतांक ने क्रोध में बरसते हुए आगे कहा, तुम दोनों को इस गलती का दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी जाकर आचार्य चाणक्य को इसकी सूचना देता हूं, वही तुम दोनों का दंड तय करेंगे। क्षमा आचार्य। दोनों ने एक साथ आचार्य श्वेतांक से क्षमा मांगी। क्षमा? क्षमा अब आचार्य चाणक्य से मांगना। यह कहते हुए आचार्य श्वेतांक वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते वो फिर से उनकी ओर मुड़े और बोले, अगर अब दोबारा तुम दोनों ने किसी भी प्रकार की ओछी हरकत की तो अपना निष्कासन पक्का समझना। याद रहे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आचार्य श्वेतांक के वहां से जाते पब्बत चंद्रगुप्त को आंखें दिखाते हुए बोला, आज तो तुम बच गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाओगे। यह लड़ाई अधूरी रही, लेकिन जल्द ही मैं इसे समाप्त करूंगा। यह कहकर पब्बत वहां से चला गया। इस बीच बाकी छात्र भी अपने कक्ष की ओर जाने लगे। चंद्रगुप्त वहां खड़ा हैरान था कि यह सब अचानक क्या हो गया, लेकिन वीरसेन इस घटना को देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी नजर में
चंद्रगुप्त का एक और शत्रु तक्षशिला में आ चुका था। इधर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त की याद में मुरा बेसुध हालत में राजमहल के अपने दैनिक कार्य निपटा रही थी। वो महल की फर्श को साफ कर रही थी, लेकिन उसका सिर्फ शरीर पाटलिपुत्र में था, आत्मा तो कहीं और ही भटक रही थी। उसे रह रहकर अपने पुत्र चंद्रगुप्त की चिंता सता रही थी। जाने कहां होगा मेरा चंद्र, कैसा होगा? हे महादेव, कहां खोजूं मैं अपने बच्चे को? वो जहां भी हो उसकी रक्षा करना महादेव, उसकी रक्षा करना। वो मन ही मन भगवान से अपने पुत्र के लिए विनती किए जा रही थी। वो अपने पुत्र की चिंता में इतना ज्यादा खोई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि महल के जिस गलियारे को वो साफ कर रही है, राजा धनानंद उसी गलियारे से गुजर रहे हैं। मुरा की पीठ राजा धनानंद की ओर थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाई। धनानंद मदिरा के नशे में चूर गिरते पड़ते उस गलियारे से गुजरते हुए अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें भी वहां पे सफाई करती हुई मुरा दिखाई नहीं दी। धनानंद जब मुरा के बिल्कुल समीप आ पहुंचे, तभी मुरा काम खत्म करके अपनी जगह से अचानक उठी और उसकी टक्कर राजा धनानंद से हो गई। धनानंद लगभग गिरते गिरते बचे। महाराज धनानंद को सामने देख मुरा घबरा गई। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया और क्षमा मांगते हुए बोली, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आपको देखा नहीं। धनानंद की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो क्रोध में बरसते हुए बोले, ये औरत, तुझे इतना भी दिखाई नहीं देता कि कौन यहां से गुजर रहा है? मुझसे टकराने की हिम्मत भी कैसी हुई तेरी? मुरा का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो एक बार फिर क्षमा मांगते हुए कांपते स्वर में बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। तभी धनानंद की नजर एक सुंदर नर्तकी पर पड़ी जो उनके कक्ष के द्वार पर खड़ी जैसे उनका ही इंतजार कर रही थी। नशे में चूर धनानंद मुरा को एक जोर का धक्का मारते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ उस नर्तकी की तरफ बढ़ गए। धक्का लगने से मुरा जमीन पर गिर गई, लेकिन धनानंद के क्रोध से बच उसने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दीवार के सहारे बैठकर वो मन ही मन बोली, पुत्र चंद्रगुप्त, तुम कहां हो? बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर हम दोनों इस मगध साम्राज्य से कहीं दूर चले जाएंगे। पुत्र वियोग की पीड़ा मुरा के लिए दिन प्रतिदिन असहनीय बनती जा रही थी। जहां मुरा अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल थी, वहीं चंद्रगुप्त की सच्चाई जानने के लिए मालकेतु भी बहुत व्याकुल हो रहा था। लेकिन उससे ज्यादा वो ये जानने के लिए व्याकुल था कि कहीं राजहंस कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। मालकेतु इसी उधेड़पुन में आचार्य गजानन के कक्ष में आ पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए संशय भरे स्वर में बोला, आचार्य, आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे राजहंस की बातों पर विश्वास नहीं है। उसकी बात सुनकर गजानन स्वर ऊंचा करते हुए बोले, तुम बेकार ही उस पर संदेह कर रहे हो। वो मेरा बहुत अच्छा और विश्वास पात्र सेवक है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर संदेह है तो प्रमाण प्रस्तुत कर दो। आचार्य की बात सुन मालकेतु कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन कुछ तो है जो वो हमसे छिपा रहा है। रही बात प्रमाण की, तो मैं उससे मिलने उसके कक्ष में गया था, लेकिन वहां के हाल देख समझ आ रहा था कि राजहंस विश्राम करने के बजाय कहीं और ही है। यह सुनकर आचार्य गजानन तंज कसते हुए बोले, तक्षशिला तुम्हारी सोच से बहुत बड़ा है मालकेतु। यहां कक्षों की कमी नहीं है, वो किसी और कक्ष में भी तो आराम कर सकता है। क्या तुमने उसे सभी कक्षों में खोजा? मालकेतु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आचार्य से विनती करते हुए कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहूंगा, ताकि मेरा संदेह दूर हो सके। क्या करूं? हूं तो एक सैनिक ही, आदत से मजबूर हूं, सहज ही किसी पर विश्वास नहीं होता मुझे। मालकेतु की बात सुन आचार्य गजानन मन ही मन सोचने लगे, यह अगर इतना जोर दे ही रहा है तो राजहंस की परीक्षा लेने में कोई बुराई नहीं है।
इससे इसका संदेह भी मिट जाएगा और राजहंस की मेरे प्रति वफादारी भी प्रमाणित हो जाएगी। पर अगर इसका संदेह सही निकला तो? अभी आचार्य गजानन सोच ही रहे थे कि तभी मालकेतु की दृष्टि द्वार पे पड़ी। उसने राजहंस को कक्ष की ओर आते हुए देख लिया। जैसे ही राजहंस कक्ष के द्वार पे पहुंचा, मालकेतु आचार्य गजानन से इस तरह बातें करने लगा जैसे कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हो। आचार्य गजानन उसका इशारा समझ चुके थे। मालकेतु धीरे से किंतु राजहंस को सुनाते हुए आचार्य गजानन से कहने लगा, यह बात 100% सत्य है आचार्य। मेरी सूचना मिलने के बाद मगध से एक तीरंदाज तक्षशिला के लिए निकल चुका है। वो कल सवेरे तक्षशिला में होगा और कल सुबह ही जब चाणक्य स्नान के लिए नदी में जाएगा तो फिर वहां से वापस लौट कर नहीं आएगा। कक्ष के द्वार पे खड़े राजहंस ने जब यह सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसने कक्ष के भीतर प्रवेश किया और आचार्य गजानन का अभिवादन करते हुए बोला, प्रणाम आचार्य। राजहंस की तरफ देखकर आचार्य गजानन ने इस प्रकार व्यवहार किया जैसे उन्हें उसके आने का आभास ही ना हुआ हो। वह बोले, अरे राजहंस, तुम कब आए? राजहंस बोला, बस अभी अभी। और उसके बाद उसने मुस्कुराकर मालकेतु की तरफ देखा। मालकेतु भी राजहंस को देखकर आंखों में विनम्र भाव लाते हुए मुस्कुरा उठा। वो बोला, आओ राजहंस, बैठो। क्या सूचना लाए हो? राजहंस बोला, कुछ नहीं, बस आचार्य से आज दिन भर जो भी कार्य करने हैं उनकी जानकारी लेने आया था। यह कहकर राजहंस आचार्य गजानन के सामने बैठ गया और उनसे आज किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेने लगा। राजहंस उनके सामने इस प्रकार व्यवहार कर रहा था जैसे उसने उन दोनों की बातें सुनी ही ना हो, लेकिन आचार्य को मारने की उनकी बात उसके कानों में गूंज रही थी। वो अंदर से बेचैन था। वहीं मालकेतु राजहंस के मन में चल रही उधेड़पुन को भांप रहा था। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपनी चाल चल दी थी। अब देखना यह था कि राजहंस पे उसका संदेह सही है या गलत। इधर तक्षशिला के सेवा कक्ष में चंद्रगुप्त बैठा अपने घावों को देख रहा था कि तभी सुकेतु बनी सुकन्या एक कटोरी में लेप लेकर आई और उसे चंद्रगुप्त के घावों पे लगाने लगी। घावों पर लेप लगते ही चंद्रगुप्त दर्द से करहा उठा। ये देख सुकन्या बोली, ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। थोड़ा दर्द होगा लेकिन इससे तुम्हारे घाव बहुत जल्दी भर जाएंगे। सुकन्या की बात सुन चंद्रगुप्त मायूस सा बोला, ये घाव आज नहीं तो कल भर ही जाएंगे, लेकिन उन घावों का क्या जो मेरे हृदय पर हुए हैं? चंद्रगुप्त के मुंह से ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर सुकन्या थोड़ी हैरान थी और उससे बोली, हृदय पे घाव? तुम कहना क्या चाहते हो चंद्र? चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या, मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि राजकुमार बब्बत के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैं दुखी हूं तो इस बात से कि ये जो कुछ हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गुलाम हूं। मुझे ना मेरे वंश का पता है और ना ही माता पिता का। मुझ जैसा इंसान क्या ही सपने देख या साकार कर सकता है? ये कहते कहते चंद्रगुप्त उदास हो गया। सुकन्या उसकी स्थिति समझ चुकी थी। सुकन्या आश्चर्य से बोली, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? क्योंकि तुम्हें अपने वंश का पता नहीं, इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम योग्य नहीं हो या फिर तुम सपने नहीं देख सकते। चंद्रगुप्त परेशान होता हुआ बोला, लेकिन यहां वीरसेन, बब्बत, आचार्य गजानन सब योग्यता से ज्यादा मेरे अस्तित्व, मेरे वंश पे सवाल उठा रहे हैं। आज तक्षशिला के लोग मेरे अस्तित्व पे प्रश्न उठा रहे हैं। कल बाहर के लोग भी यही सवाल करेंगे, तब मैं क्या करूंगा? सुकन्या चंद्रगुप्त की ओर देखते हुए बोली, इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे पास भले ही तुम्हारे माता पिता नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो है कि वो लोग जिंदा हैं। वो आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ हो सकते हैं। पर मेरे बारे में सोचो। कहते कहते सुकन्या अचानक से रुक गई। उसकी आंखें अपने माता पिता को याद करते हुए भर आई। खुद को संभालते हुए सुकन्या आगे बोली,
मैं तो अब कभी अपने माता पिता से मिल भी नहीं पाऊंगी। यह कहकर उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा। चंद्रगुप्त को अब समझ आया कि सुकन्या का दुख तो उससे कहीं बड़ा है। वो उसकी तरफ देख कुछ सोचते हुए बोला, तुम सही कह रही हो सुकन्या, मेरा दुख तुम्हारे दुख के सामने कुछ भी नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में एक बार फिर तुम्हारे घावों को कुरेद दिया। उसकी बात सुनकर सुकन्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है चंद्र, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। देखना, एक दिन तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगे। और ऐसा कहकर सुकन्या उसके घावों पे लेप लगाने लगी और एक बार फिर चंद्र करहा उठा। सुकन्या बोली, अब क्या हुआ? चंद्रगुप्त ठिठोली करते हुए बोला, अब तो पप्पत भी मेरे विरुद्ध हो गया। अब इस तक्षशिला में मेरा कोई दोस्त नहीं। सुकन्या उसे मजाक में आंखें दिखाते हुए बोली, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारी मित्र। जहां एक और सुकन्या ने चंद्रगुप्त से बात कर उसके मन में उठ रहे संशय को थोड़ा कम कर दिया था, वहीं आचार्य चाणक्य की हत्या करने की बात सुन राजहंस का मन हिलोरे खा रहा था। चाणक्य की मृत्यु से उसे भी लाभ था। आखिर उसका भी एक दुश्मन कम हो जाता। लेकिन अगर चाणक्य बच गए तो? नहीं, अगर चाणक्य बच गए तो उनको पता चल ही जाएगा कि मैंने उनसे यह बात छुपाई और फिर सर्वनाश तय है। मुझे उन्हें पता ही देना चाहिए। मन ही मन सोचते हुए अब राजहंस तेज कदमों से आचार्य चाणक्य के कक्ष की तरफ बढ़ गया। उसने आचार्य चाणक्य के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि वो वहां नहीं थे। राजहंस खुद में ही बोला, आचार्य कहां जा सकते हैं? मुझे जल्द ही उनको खोज उन तक यह सूचना पहुंचानी होगी कि उनके प्राण संकट में हैं। यह निश्चय करते हुए राजहंस उनके कक्ष से बाहर निकला तो सामने सूरजमल दिखा। राजहंस को आचार्य चाणक्य के कक्ष से बाहर आता देख सूरजमल हैरानी में बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? राजहंस तपाक से बोला, मैं आचार्य चाणक्य को ढूंढ रहा हूं, मेरा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर सूरजमल बोला, किंतु आचार्य चाणक्य तो तक्षशिला में है ही नहीं। तो फिर कहां है? राजहंस ने पूछा। तब सूरजमल बोला, यह मुझे भी नहीं पता। उन्होंने चंद्रगुप्त और राजकुमार पप्पत को तक्षशिला के बाहर बुलवाया है। शायद उन दोनों को कोई कठोर दंड देने वाले हैं। सूरजमल की बात सुनकर राजहंस को समझ नहीं आ रहा था कि वो आचार्य चाणक्य तक कैसे पहुंचे। वहीं चंद्रगुप्त और राजकुमार पप्पत चुपचाप तक्षशिला के एक सेवक के साथ घने जंगलों में चले जा रहे थे। उन्हें यह तो पता था कि आचार्य चाणक्य उन्हें दंड अवश्य देंगे, लेकिन दंड के लिए इतनी दूर बुलाने की बात दोनों को ही उलझाए हुए थी। दोपहर का समय था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोनों चलते चलते पूरी तरह थक चुके थे। आखिरकार सेवक उन्हें एक पहाड़ी के पास लेकर आया और बोला, वो देखो, पहाड़ी के उस आखिरी छोर पे आचार्य चाणक्य खड़े तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ। यह कहकर सेवक वहीं पर रुक गया। चंद्रगुप्त और पप्पत पहाड़ी की तरफ चल दिए। किसी तरह वो पहाड़ी के आखिरी छोर पे पहुंचे तो देखा कि आचार्य चाणक्य शून्य दृष्टि से आसमान की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी गहरे विषय के बारे में चिंतन कर रहे हों। चंद्रगुप्त और पप्पत दोनों ठीक उनके पीछे आकर खड़े हो गए और एक स्वर में बोले, आचार्य, आपने हमें बुलाया? उनकी आवाज सुनकर आचार्य का ध्यान टूटा और वो धीरे से पीछे मुड़े। उनके चेहरे का भाव गंभीर था। कहिए आचार्य, आपने हमें यहां इतनी दूर इस निर्जन पहाड़ी पर क्यों बुलाया? पप्पत ने आचार्य चाणक्य से प्रश्न किया। चाणक्य बोले, मुझे तुम दोनों को एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। और वो क्या है आचार्य? चंद्रगुप्त ने थोड़ा डरते हुए पूछा। तब चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, यही कि तुम दोनों में से कोई भी सम्राट बनने योग्य नहीं। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने आचार्य चाणक्य से इस प्रकार के उत्तर की आशा नहीं की थी। आखिर आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा?
क्या चाणक्य को सतर्क कर राजहंस का भेद खुल जाएगा?